कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपसे एग्जाम में पूछेगा। और यही तो मेरा टॉपिक था। अभी तक तो हम बस ये पहचान कर रहे थे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे नहीं कहते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, मोनोमियल कब होगा, ट्राइनोमियल कब होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत शानदार टॉपिक है और वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? अ रियल नंबर अल्फा, बहुत ध्यान से सोचिएगा। अ रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अ रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा बराबर जीरो। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो एक हमको पॉलिनोमियल दिया है, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस, या फिर एकदम और छोटा ले लेते हैं x प्लस 5। तो कह रहा है कि एक रियल नंबर अल्फा, मतलब एक रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा का मतलब ये हुआ कि x के जगह पे, ये क्या नाम होता है भैया? इसी का एफ एक्स नाम होता है, x प्लस 5। तो बोल रहा है कि एफ ऑफ, यहाँ पे अल्फ़ा ऐसा नंबर होना चाहिए, यदि हम x के जगह पे अल्फ़ा डालें तो यहाँ भी x की जगह पे अल्फ़ा पड़ेगा, तो ये अल्फ़ा उसे जीरो बना दे। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा? -5। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो पूछें तो हम बोलेंगे कि x बराबर -5 जो है इसका जीरो है, क्योंकि x बराबर -5 डालने से ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बोले कि x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो बताइए। तो जीरोस बताइएगा मतलब हमको एक रियल नंबर x की तलाश करना है। x बराबर का एक नंबर ही तो होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर 2 है, तो अगर मान लो x बराबर 2 इसमें डालने से ये जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो डाल के देखते हैं, x का जगह पे 2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, -8 गुने 2 होगा, प्लस 12 होगा। तो ये 2 दूना के 4, -8 दूना के 16 और प्लस 12। तो प्लस में 12 है और प्लस में 4 है, तो 16 - 16 आ गया ना जीरो। तो x का ये वैल्यू जीरोस कहलाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या और भी जीरो हो सकता है क्या? तो ज़रा एक सोचते हैं x बराबर 6 पे, कि x बराबर 6 इसमें डालने से क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और x का वैल्यू 6 डालेंगे तो ये 6 का स्क्वायर -8 × 6 प्लस 12, तो ये 36 हो गया। 8 6 या 48 हो गया, प्लस 12 हो गया। अब 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 होगा, और -48, ये भी जीरो हो गया। तो ये x का वैल्यू भी इसका जीरो कहलाएगा। लेकिन अब हम बोले कि x बराबर 1 इसका जीरो है क्या? तो x बराबर 1 डाल के देखते हैं पहले। 1 का स्क्वायर -8 × 1 और प्लस 12, तो ये 1 होगा, -8 होगा, प्लस 12 होगा, तो 12 और 1 प्लस में है तो 13 हो गया, और -8 यानी कि 5 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 5 जीरो के बराबर थोड़ी होता है, तो ये हमारा जीरोज नहीं कहलाएगा। तो हम क्या समझे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसके चलते जब हम पॉलिनोमियल में उस x का वैल्यू डालें तो पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो एक और डेफिनेशन हम लिखे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, वो जरा आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है ना। वो क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ x यानी कि वेरिएबल, आप इसे ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के, द वैल्यू ऑफ x दैट इज वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, है ना। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो 5t + 7, या ये भी हो सकता है 5x + 7। तो यहाँ पे वेरिएबल x हुआ, जबकि यहाँ पे वेरिएबल t हुआ। तो द वैल्यू ऑफ x के यहाँ पे हम अगर x का वैल्यू क्या डाल दें, तो इसको जीरो कर लो पहले, तो x का वैल्यू क्या आएगा? +7 उधर गया तो -7 और डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे हम 5 इंटू, मतलब सॉरी, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर -7/5 इसका जीरो है, क्योंकि ये वैल्यू जब इसमें हम डालेंगे तो 5 इंटू क्या होगा, -7/5 और +7। तो 5 से 5 कट गया तो -7 + 7 जीरो हो गया, -7 + 7 जीरो हो गया। तो x का ये वैल्यू जीरो कहलाएगा।
लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं कहलाएगा बल्कि t का वैल्यू 0 कहलाएगा -7/5, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बदल गया। तो इसीलिए लिखें कि द वैल्यू ऑफ x के जगह पे आप याद कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, m भी हो सकता है। जैसे मान लो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दिए 3t² + 2t + 7, तो यहाँ पे t का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको इसमें डालने पे 0 हो, तो उसे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम लोग ना ये बहुत अच्छे से सीख गए कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं। x का वैल्यू ऐसा, चाहे y का ऐसा वैल्यू, चाहे t का वैल्यू, यानी कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यूज़ को पोलिनोमियल में डालने से जब उसका वैल्यू निकल के आए कैलकुलेट होके वो 0 होना चाहिए। तो उस x के वैल्यू को जिसको डालने से पोलिनोमियल में 0 हुआ था पोलिनोमियल, उस x के वैल्यू को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल का 0 निकालना बहुत आसान है। जैसे 2x + 3 = 0 है तो x बराबर क्या होगा, 2x + 3 उधर गया तो -3 और x बराबर हो गया -3/2। x -5 रहा, इसका 0 बताना है तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, x बराबर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर x² -7x और +10 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 निकालना उतना आसान नहीं है। यानी कि अब हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने सीखना है और ये एग्जाम में आएगा। और ये केवल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा हेल्प केवल इसी चैप्टर में नहीं करता है, बल्कि एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उस चैप्टर में भी हमको इसे सॉल्व करके जीरोज निकालने, रूट्स निकालने, सॉल्यूशन निकालने सीखना है। तो जस्ट यही काम होता है जो अभी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। तो इसीलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसमें आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने सीखना है, ठीक है ना। और इतना क्वेश्चन की मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बारी बारी से हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, उसे आप बहुत इत्मीनान से और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये केवल इसी चैप्टर में नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। यानी कि ये कह सकते हैं पूरा आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। आप एक क्वेश्चन समझ में ना आए, दूसरा को समझने की कोशिश करें, तीसरा को समझने की कोशिश करें। अगर आप 4 क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा दोगे कैसे कैसे किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन में कुछ पार्ट समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन में और कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आ जाए, तीसरा में और भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए और चौथा में पूरी तरह से आप पक्का समझ जाओगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगा, इसकी गारंटी हमारी है। और बेहतरीन बात यह है कि अभी हम आपको होमवर्क भी देने वाले हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। होमवर्क में हमारा RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन देंगे, RD शर्मा मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन देंगे और NCERT का भी क्वेश्चन देंगे। यानी जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बुक परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा का दिक्कत है या उन्हें इंटायर पैसों को प्रॉब्लम होती है, उनको अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर का लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर का आंसर के साथ। तो आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर मिलाइए, क्वेश्चन बनाइए, आंसर मिलाइए। नहीं बने आपसे क्वेश्चन का आंसर, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, तो बेहिचक आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि सर ये वाला क्वेश्चन का ये वाला पार्ट में हमें दिक्कत है, आप सॉल्व कर दीजिए। या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, 870 946 896 6। इसमें भी वो क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं, उसे सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को। चलिए तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए 2 मेथड है, 2 मेथड नहीं, एक ही मेथड है जिसका नाम 2 है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड और बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दोनों को एक ही कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म इस तरह का हुआ करता था, x² + bx + c, मतलब कि पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो उसी तरह से इसको करेंगे, पहले 6x², फिर -7x को लिख देंगे और फिर -3 को लिख देंगे। और अगर हमें जीरोज निकालना है तो हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि जीरोज का मतलब क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए। x का ऐसा वैल्यू हमें निकाल के बताना है
जिसको यहाँ पे पुट करने से ये वैल्यू 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा सोचते हैं। उल्टा का मतलब कि हम लोग पहले ही इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हमारा ऐसा आएगा जो इसे 0 बनाएगा। अगर हम यहाँ 10 लिख के सॉल्व कर रहे होते तो हमें x का ऐसा वैल्यू मिल रहा होता जो इसे 10 बना रहा हो। तो हमें अगर x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसे 0 बनाए, तो हम लोग पहले ही इसे 0 से इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करके x का ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो इसे 0 करे। समझ गए बात को? x का ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिसको यहाँ डालने से 0 आ जाए, इसीलिए पहले ही 0 से इक्वेट कर दिए हैं और अब सॉल्व करके निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहला रूल याद रखिएगा, जो हम बातें बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। तो -3 हो गया और इंटू 6x² हो गया -18x²। उसमें से जो 18 है उसको फैक्टराइज करिएगा। 2 9 जा फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 से 1 बार में जाएगा, यानी कि 18 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 1। अब इन चारों जो फैक्टर्स हैं इन्हें 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और ऐसे 2 फैक्टर्स होने चाहिए कि जोड़ने से और घटाने से -7x आ जाए, यानी कि बीच वाला आ जाए। और अगर उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है तुम्हारा -18x² ये आ जाए। मतलब मल्टीप्लाई करें वो 2 टर्म को तो -18x² आ जाए और जोड़े घटाए तो बीच में -7x आ जाए। तो ज़रा देखा जाए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले कैसे करते हैं 2 पार्ट में ब्रेक, उसे देखते हैं। सबसे पहले मान लो 2 को ले लेते हैं एक साथ, तो अब किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि 3 और 1 पूरा का मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा और पूरा एक बार लिख देंगे। 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। तो ये पूरा अगर लेंगे तो 2 और 9 को जोड़ने से 11 आता है, हमें 11 नहीं लाना है। लेकिन 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो या तो जोड़ने से बीच वाला आ जाए या तो घटाने से बीच वाला आ जाए, ये बात ध्यान में रखना है। तो अगर हम घटा रहे हैं, 9 में से 2 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 7x जो लाना है वो 7 कैसे आएगा, माइनस के साथ 7 लाना है। तो हम 2 में अगर मान लो माइनस कर देते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं तो घटेगा, तो +7 आ जाएगा। हमें +7 नहीं चाहिए, हमें -7 चाहिए। तो -7 चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि 9 में माइनस लगाना होगा और 2 में प्लस लगाना होगा। और ये जो x² का टर्म था, हम तो केवल 18 का ही फैक्टराइजेशन किए थे, x² का नहीं किए थे। तो उसका अगर करेंगे भी तो x × x आएगा। तो ये हम करते नहीं हैं, हमको हमेशा याद रहता है कि 2 में x को लगा देंगे, 9 में x को लगा देंगे। यानी कि ये जो 2 पार्ट में बांटे होंगे, जैसे एक 2 लिए थे और 3 3 जा 9 लिए थे, तो एक 9 में x लगा देंगे, एक 2 में x लगा देंगे। अब 2x और 9x को जोड़ने से घटाने से -7x आ जाएगा। और हम ये भी बोले थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाला भी आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस और 9 2 जा 18x² आ गया ना। अब यही वाला जगह को जिसका वैल्यू की आएगा तो 7x ही इस -7x के जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी सब प्रिंट करना है। यानी कि 6x² प्रिंट होगा, -3 भी प्रिंट होगा, बराबर 0 भी प्रिंट होगा। बस -7x के जगह पे उसको लिखने का तरीका अब ये हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मिडिल में टर्म था, इसको हमने स्प्लिट करके 2 पार्ट में बांट दिया और वो हो जाएगा हमारा +2x और -7x। अगर कोई बच्चा इसी को ऐसे लिख रहा है 6x², पहले -7x और फिर +2x और -3 बराबर 0, तो उसका भी कोई गलती नहीं है। इससे भी वही 0 आएगा और इससे भी वही 0 आएगा, क्योंकि -7x और 9 था ना, 9 था, यहाँ पे हम लोग गलती से लिखे हैं, यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे हो गया 6x² -9x + 2x -3 = 0, और यहाँ से हो गया 6x² + 2x -9x। यानी कि 9x का साइन हमें माइनस में और 2x का साइन हमें प्लस में लिखना था, हमने लिख दिया बीच में। अब ये बन गया 4। अब 4 में क्या करना होगा तुम्हें कि इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। एक बार ये इसके बारे में सोचना है, एक बार इसके बारे में सोचना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये सोचो। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 3 जा 6 होगा,
और एक्स स्क्वायर है और एक्स का पावर 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स का पावर 1 तो दोनों में है। तो अगर एक्स का पावर 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अब क्या बचेगा, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो टर्म लिखना है वो मल्टीप्लाई करके, क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो 2 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो 2 3 जा मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर लाना है तो पहले से एक्स है तो एक्स का पावर 1 हो जाएगा बस, तो ये 3 2 जा 6 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2x लाना है तो 2x का 2x पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखें ताकि मल्टीप्लाई हो, तो 2x है 1, 2x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब उधर के बारे में सोचना शुरू, जब ये करेंगे तो उधर नहीं सोचेंगे, इसमें केवल सोचेंगे क्या कॉमन है और क्या बचेगा। अब इसमें देखा जाए तो पहले माइनस अगर लिखा है तो हमेशा माइनस ले लेना, प्लस लिखा है तो प्लस ही लिखना, माइनस ले लिए। अब इन तीनों दोनों में देखा जाए तो x तो पक्का नहीं होगा क्योंकि x का पावर 1 इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, लेकिन 9 का टेबल नहीं बल्कि 3 का टेबल दोनों में होगा, क्योंकि 9 का टेबल ज़्यादा हो जाता है। 3 का टेबल में 9 आ जाएगा लेकिन 9 के टेबल में 3 नहीं आ सकता है। 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 3 के टेबल में दोनों आएगा तो 3 ले लेंगे। क्या बार में 9 आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 और x तो कॉमन नहीं लिए थे तो वो भी बचेगा। और फिर अगर माइनस कॉमन लिए हो तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। हमने माइनस अगर कॉमन ले रखा है तो ये जो साइन है वो बदल जाता है। ऐसे क्यों बदल जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। और अगर तुम जरा सोचो कि यहाँ पे माइनस लिखे होते माइनस को देख के तो माइनस माइनस प्लस आता मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 3 जा 9x माइनस में चाहिए वो आ जाता, लेकिन यहाँ प्लस 9 आ जाता, सॉरी प्लस 3 आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले से इसको बदल देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो याद रहे कि माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है। 9x का साइन माइनस था तो प्लस हो गया, -3 का साइन माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये दोनों टर्म 3x + 1 और 3x + 1 कॉमन वाला जो था ब्रैकेट वाला टर्म, वो अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब ऊपर तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में गलती किए होंगे। अगर सेम नहीं आएगा तब, सेम आ रहा है मतलब आप सही जा रहे हो, कंफर्म हो जाओ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3x + 1 और 3x + 1 वापस कॉमन है, ये अब एक टर्म माना जाएगा और ये एक दूसरा टर्म माना जाएगा, और दोनों ही टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि 3x + 1 मल्टीप्लाई में है, 3x + 1 मल्टीप्लाई में है। तो अब हम लोग 3x + 1 को ही कॉमन ले लेंगे। ये क्या हो गया भाई, अरे यार, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 3x + 1 कॉमन हो जाएगा। तो 3x + 1 कॉमन हो जाने की वजह से यहाँ पे केवल 2x बचेगा और माइनस 3x + 1 कॉमन हो जाने की वजह से केवल -3 बचेगा, = 0, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया था। कुछ लोग ऐसे भी इसको बनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 3x + 1 जो है वो 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, और बचा कौन, 2x और -3, तो उसको एक बार लिख देते हैं। अब अगर 0 है तो सोचो कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई, खुद से सोच के देखो, 2 नंबर का इंटू अगर 0 है गुणनफल, तो ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, चाहे ये 100 ही क्यों ना हो जाए या 1000 ही क्यों ना हो जाए या 11,000 ही क्यों ना हो जाए। एक टर्म अगर दोनों का गुणनफल 0 है तो एक टर्म 0 होना पड़ेगा, चाहे ये भी 0 हो जाएगा, ये -10 भी हो -5 भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 हो जाएगा। या दोनों का दोनों 0 हो तो भी 0 हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ से सीख रहे हैं कि दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर 3x + 1 = 0 या और 2x - 3 = 0, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को 0 होना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये 2 ज़ीरोज़ आपके हो गए। यही वो x के वैल्यूज़ हैं जिसको आप इंटायर इक्वेशन में डालेंगे तो ये कैलकुलेशन 0 आएगा, है ना। तो आप एग्जामिनेशन में एक बार ज़रूर डाल के चेक कर लीजिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर 0 नहीं आएगा मतलब आप गलत बनाए हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम डाल के आपको दिखा भी देते हैं। x का जो वैल्यू आया है उसे हम एक को डाल के दिखा देते हैं कि कैसे देखा जाता है, और दूसरे को आप डाल के देख लीजिएगा। जैसे यहाँ 6x² है, -3 है और -7x है, यही था ना। भले उसको चेंज किए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही था, बस ये इधर लिखा गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू -1/3 डालना है, तो 6 × -1/3 पावर 2,
फिर -3 -7 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3। अब देखो ये 6 इंटू ये स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1 और 3 3 जा 9। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 7/3। अब इसको काटे अगर 3 से तो 3 गुणा के 6 3 तिया के 9, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 -3/1 और प्लस 7/3। तो 2/3 और 7/3 को बहुत आराम से जोड़ सकते हैं। 7 और 2 9, दोनों प्लस में है तो 9/3 हो गया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 था तो जोड़ सकते हैं आराम से। और ये 3 3 जा 9 हो गया, तो ये -3 और ये +3 आ गया ना 0। तो अगर ये 0 आ गया मतलब जो x का वैल्यू हम डाले थे वो 0 कहलाएगा। उसी तरह से आपको x का वैल्यू 3/2 भी डाल के चेक कर लेना है। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। किन किन बातों का ध्यान देना है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, या फिर अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन से भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है मान लीजिए हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है मान लीजिए x² + 7x और +12, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा और ये हेडिंग था हमारा, इसको चलिए ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको काफ़ी जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x² + 7x + 12। ये आपका RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT तीनों का मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ताकि कोई भी बुक आप बनाएं तो आपसे बन जाए, ठीक है ना। इसके लिए तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, x² + 7x + 12। तो पहले रूल क्या है बनाने का, बगल में बहुत ज़्यादा रफ करने नहीं जाएंगे या पीछे नहीं करेंगे। अपना जो कॉपी होता है ना उसके बगल में ऐसे लाइन खींचेंगे और एकदम बगल में रफ करेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, पीछे मत करिएगा, क्योंकि जो चेक करता है उसे भी रफ देखने की ज़रूरत पड़ता है कि आपने कैसे किया है, तो रफ पे भी कुछ मार्क्स मिलता है। तो लाइन खींचे, रफ लिखें और काम करें। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² का टर्म का मल्टीप्लाई करना है आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax² + bx + c के रूप में इक्वेशन होना चाहिए, मतलब कि पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हमको कांस्टेंट टर्म और x² का टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो इसमें का नंबर आता है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 × 2 × 3 × 1। अब ये 4 पार्ट में जो है यार उसे 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ऐसे 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि जोड़ने घटाने पे 7x आए और मल्टीप्लाई करें अगर इन दोनों टर्म को तो 12 आ जाए। तो सोचिए पहले का अगर हम 2 को सेलेक्ट कर लें और फिर जो बच गया उसे सेलेक्ट कर लें तो क्या 7 आ जाएगा, क्योंकि आप अगर 2 को सेलेक्ट कर लिए तो आपको अगला पूरे को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 2 कर लेते हैं और ये 2 कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने अगर 2 को सिलेक्ट किया तो अगला पूरा सेलेक्ट करना होगा, यानी कि 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो 6 और 2 को जोड़ने से 8 आता है, 7 नहीं आता है, और घटाने से क्या आ जाता है, 4 आता है। तो यानी 7x हमारा नहीं आया, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब हम सोचेंगे कि 2 और 2 को एक साथ कर लेते हैं 4 को, और 3 और 1 को एक साथ कर लेते हैं 3 1 जा 3 को। अब देखते हैं जोड़ के, तो 4 और 3 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो काम बन गया। अब देखो कि +7x लाना है तो 4 में भी प्लस लगा दो, 7 में भी प्लस लगा दो, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे x² है तो x और x लिखते ही हैं, क्योंकि हम बोले थे कि इसके फैक्टराइजेशन में हम केवल 12 का फैक्टराइजेशन किए थे, x² का नहीं, तो वो भी तो होता है। तो एक x इसमें लगाते हैं, एक x इसमें लगाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एक बार जरूर चेक कर लो कि ये 12x² आ रहा है कि नहीं। तो प्लस 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 और 4 3 जा 12x² आ रहा है, मतलब हम निश्चिंत हो गए कि ये 7x है जोड़ने से, तो 7x की जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे, जोड़ने घटाने से बीच वाला आ गया, मल्टीप्लाई करने से 12x² आ गया, और इसको तो 0 से इक्वेट करना ही है। तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन क्या, x² और बीच में हमें लिखना होगा +4x + 3x और +12 = 0। कोई बच्चा अगर पहले 3x और बाद में 4x लिखता है उसका भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, वो भी उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है तो अब हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा ये है, सॉरी 2 पेयर बनाते हैं ना, तो ये दोनों पेयर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या बचा हमारे पास, x बचा, प्लस 4x में से x कॉमन लिए हैं तो 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, +3, क्या बचा, x बचा,
प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। फिर हम बोले थे कि अगर ये दोनों टर्म मैच कर रहा है जो फैक्टर्स के रूप में x + 4 मतलब हम सही बनाए हैं, ऊपर का मिडिल टर्म को स्प्लिट सही किए हैं। ये बस एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है। अब x + 4 वापस से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, और दोनों में इनटू में x + 4 लगा है। कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे +3 बचा इक्वल टू 0। अब जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x + 4 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x + 4 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा, और यहाँ से x + 3 0 होगा तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो इस तरह से दो जीरोज़ आ गया, एक -3 और एक -4। ये इसके दो जीरोज़ कहलाएंगे, दो जीरोज़ कहलाएंगे, ठीक है ना। अब अगर चेक करना है आपको तो ज़रूर एक बार चेक भी कर लें कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको x² +7x और +12 में इस x के वैल्यूज़ को डाल के देखना होगा कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डाल के देखते हैं। x का वैल्यू पहला क्या है -4, तो चलो -4 ही डालते हैं, है ना। तो -4 का स्क्वायर +7 इंटू -4 और +12, तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 और +12, तो 12 और 16 को अगर जोड़ा जाए तो 28 हो जाएगा, और -28 आ गया ना 0। तो मतलब x का वैल्यू -4 जीरोज़ है। उसी तरह से आपको x बराबर -3 डालना है x की जगह पे, और देखना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप रफ में ज़रूर एग्जाम में बनाते समय चेक कर लेना, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि जो जीरोज़ आप निकाले हो वो बिल्कुल सही है ना। हमने बोला था कि आप 2-4 क्वेश्चन को अगर सीख लोगे अच्छे से तो आपको हर तरह का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ये लिखा हुआ है x² + 3x और -10, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किनारे किनारे मल्टीप्लाई, फिर 10 का फैक्टराइजेशन, 2 × 5 और 5 × 1, 2 × 5 × 1, 3 नंबर है इसमें, 3 फैक्टर्स हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। 3x लाना है तो मान लो एक 2 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। 5 में 2 जोड़ते हैं 7 आता है, लेकिन घटाते हैं तो काम बन जाता है, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, बिल्कुल सही। अब प्लस में 3x लाना है तो बड़े वाला में प्लस रखेंगे, छोटे वाला में माइनस, क्योंकि जिताना बड़े वाले के हो है, क्योंकि प्लस में रिजल्ट लाना है। और x² का एक x इसमें, एक x इसमें। तो अब ये पूरी तरह से हमारा तैयार हो गया है 3x का नाम चेंज, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट में ब्रेक करने वाला काम हो गया ये। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके दोनों को देख लेंगे कि ये -10x² आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 2 या 10, और x में x क्या किया तो x²। तो ये हो जाएगा हमारा x² -2x + 5x -10, है ना। 0 से तो इक्वेट करना ही है, क्योंकि हमें जीरोज़ ही निकालना है। तो x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे 0 आए, तो हम पहले ही 0 से इक्वेट कर देंगे, ताकि जब हम सॉल्व करें तो ऐसा x निकल के आए जो उससे 0 करें, क्योंकि हम 0 के बराबर करके ही x का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 2 पार्ट में ब्रेक, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, फिर इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या बचा हमारा x -2, फिर प्लस 5 2 या 10 हो जाता है तो 5 कॉमन, तो x और प्लस कॉमन है तो जैसा है माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 2 या 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। x -2, ये इम्प्लाई जरूर दीजिएगा एग्जामिनेशंस में, है ना। इम्प्लाई बराबर नहीं दीजिएगा, बराबर आप यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे आप इम्प्लाई दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो x -2 कॉमन, अब बच गया हमारा x और +5 इक्वल टू 0। अब x -2 अगर 0 होगा या फिर x + 5 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आया और यहाँ से x का वैल्यू -5 आया। तो इस तरह से हमारा 2 जीरोज़, एक -2 और एक 5, सॉरी -5, सॉरी यहाँ से +2 आएगा, सॉरी यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 2 आया, और एक वैल्यू -5 आया, यही 2 जीरोज़ है। फिर से भी आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है आपका, इसे देखा जाए। x² है, -2x है और -8 है। सबसे पहले रफ में हम लोग किनारे किनारे मल्टीप्लाई, तो -8x² होगा, क्योंकि -8 है और x² है। 8 का फैक्टराइजेशन
2 4 जा 8, 2 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 पार्ट में ब्रेक करना है और 2x लाना है। तो एक 2 ले लेते हैं और एक बच गया हमारा 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन 2 जो बचाना है वो माइनस में बचाना है, इसीलिए 4 में माइनस और 2 में प्लस, क्योंकि अगर इसमें माइनस रखोगे उसमें प्लस रखोगे तो ज़्यादा बड़ा 4 हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो माइनस में 2 लाना है तो बड़े वाला में माइनस लगाएंगे और x बीच में ट्रांसफ़र, तो x² + 2x माइनस 4x माइनस 1। कोई बच्चा अगर पहले -4x लिखता है फिर +2x लिखता है, यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है x² - 4x + 2x और -8, उसका भी सही है। इसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x कॉमन इसमें से, तो क्या बचा, x बचा प्लस 2 बचा, इसमें क्या कॉमन -4 है ना, x बचा। हम बोले थे कि अगर माइनस कॉमन हो तो ये साइन चीज़ जो होगा उसको बदल देना, ये माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस होता तो माइनस कर देना, क्योंकि बेसिकली माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। अगर तुम माइनस लिखे होते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, गड़बड़ हो जाता, इसीलिए उल्टा किया जाता है। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 बार, = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, क्या बचा, x - 4 = 0। अब x + 2 को 0 करेंगे या फिर x - 4 को 0 करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई तो 0 होगा, ये 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, -2, और यहाँ से x का वैल्यू आया 4। तो इस तरह से 2 zeros -2 और 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर, ये तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, देख लो। तो ये क्वेश्चन बनाने सीखेंगे, ये क्वेश्चन बनाने सीखेंगे और ये क्वेश्चन बनाने सीखेंगे आप, ठीक है ना। जरा देखा जाए, देखो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि 4u² + 8u है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो क्वेश्चन हमारा और भी आसान होता है, याद रखना। अगर तीनों में से एक टर्म मिसिंग रहेगा तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान होगा। उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगाना ही नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे, देखो इसको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इसे 0 कर दे। तो यहाँ पे वेरिएबल u है, मतलब u का ऐसा वैल्यू अल्फ़ा बीटा, 2 वैल्यू ऐसा, एक वैल्यू को अल्फ़ा बोल दे रहे हैं, एक वैल्यू को बीटा, जो भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, जो भी है उस वैल्यूज़ को डालने से 0 आए। तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं ताकि हम u ऐसा निकाल पाएँ सॉल्व करके जो इसे 0 कर रहा हो। बात समझ में आया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन देख सकते हैं, तो 4 कॉमन देख सकते हैं और u कॉमन देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों में u का टर्म है तो कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 तो कॉमन ही है, u² था तो u बचा, और प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 = 0। अब देखो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि 4u को उधर भेज देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप u को उधर नहीं भेज सकते हो, क्योंकि उससे रूट्स का लॉस हो जाता है, याद रखना। क्योंकि u एक नंबर नहीं है, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो u जाएगा तो u 0 भी हो सकता है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4u = 0 हो जाए, u का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो भी 0 कर देगा। 4 को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 एक नंबर है, वो भेज सकते हैं। तो u + 2 = 0/4, और 0/4 क्या आता है, 0। तो u + u + 2 = 0। तो यहाँ से u = 0 होगा, चाहे ये वाला u और चाहे u + 2 = 0 होगा, क्योंकि u भी 0 होगा तो 0 × u + 2 0 हो जाएगा। चाहे u + 2 के जगह पे 0 लिख दें तो 0 × u 0 हो जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन आएगा, एक तो u = 0 देख लिया आप, और यहाँ से u बराबर आपका आ गया -2। अगर आप ये u को उधर भेज देते तो केवल u = -2 आता है, तो एक रूट्स का लॉस हो जाता है जो कि 0 था। मतलब u = 0 और -2 दो हमारे सॉल्यूशन है। इसमें अगर आप u का वैल्यू 0 डाल दो, जैसे हम चेक करने की बात करें, तो हमारे पास 4u² और +8u था, और यहाँ पे हम u बराबर अगर 0 रखें इसमें, तो पक्का देखना है कि 4 × 0² + 8 × 0, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 आ जाएगा। और अगर आप u को उधर भेज देते तो दिक्कत हो जाती है। ये 4 था इसीलिए हम भेज सकते हैं, u को नहीं भेज सकते। वेरिएबल को हम भेज नहीं सकते हैं डिवाइड में, उधर 0 के डिवाइड में, याद रखना। वो एक तरीका तो ये भी हो गया कि जीरोस का लॉस हो जाता है। एक और है
कि u जीरो भी तो हो सकता है और जीरो से हम किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे उधर भेजने का यही मतलब होता है कि आप दोनों तरफ u से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर इधर u से डिवाइड किए और इधर भी u से डिवाइड किए, यही करते हो आप। तो अगर आप u से डिवाइड कर रहे हो तो u तो जीरो भी हो सकता है। u से अगर दोनों तरफ डिवाइड करो तो u तो जीरो भी हो सकता है, और जीरो से डिवाइड करना मना है। जीरो से डिवाइड करना मना है, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। इसीलिए u से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रहे, u से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए। ये क्वेश्चन को आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो कि हम अभी अभी बता के आ रहे हैं, और एक तरीका है कि इसे आप ध्यान से देखें तो ये 2s का होल स्क्वायर है और ये +1 का स्क्वायर है और ये -2 इंटू 2s इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये 2ab का काम करेगा, यानी ये a स्क्वायर -2 ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा और प्लस b का स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जगह पे आप लिख सकते हैं 2s, क्योंकि यहाँ से a b मैच कराना आसान है। 2a हो गया, a हो गया, b हो गया, तो ये 2s -1 का होल स्क्वायर। और ये जीरो से इक्वेट ही करना था हमें, तो जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है ना, 2s -1 इंटू 2s -1, क्योंकि पावर 2 है तो आप x स्क्वायर को क्या लिखते हो, x इंटू एक्स। आप 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4। आप 5 के स्क्वायर को क्या लिखते हो, 5 इंटू 5। तो इसी तरह से अगर ये चीज़ का स्क्वायर है तो उसी चीज़ को 2 बार। अब जीरो से इक्वेट करना है, तो पहला 2s -1 जीरो हो जाए या अगला 2s -1 जीरो हो जाए। यहाँ से भी आप निकालोगे तो 2s बराबर 1 आएगा, तो s बराबर 1/2। यहाँ से भी s बराबर 1/2। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर सकते हो। एक और सेट ऑफ क्वेश्चन हम लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जो कि और भी बेहतरीन होगा। साथ ही साथ मेरे साथ पार्ट, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख रहे हो, इसमें प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न है। कभी कभी क्या होता है ना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में आप प्लस और माइनस का कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न हो आपको, तो आप क्या करना कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, उसको जाके आप ज़रूर देखो। वो देख लेने के बाद तुम्हें प्लस माइनस में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और उसके वजह से यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है ना? अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें कि t का टर्म नहीं है, इसका जीरोस निकालना है। इसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसमें कांस्टेंट टर्म है, x स्क्वायर का टर्म है। बात समझ गए? तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। इसको बनाने का दो तरीका, एक तो हम लिख सकते हैं t स्क्वायर और -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही बाहर आएगा। अब ये कैसे काम करेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा काम करेगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a क्या है हमारा t और b क्या है हमारा √15, तो ये हो गया a प्लस बी, और अगला हो गया t माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ गया t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आया -√15 और यहाँ से t का वैल्यू आया √15। तो ये हमारा आंसर हो गया। दो वैल्यूज निकालना था हमको जीरोस का, तो एक आ गया आपका √15 और एक आ गया t का वैल्यू -√15। दिस इज योर आंसर। तो इसमें हम हर तरह का क्वेश्चन लेने का कोशिश किए हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चन और जिसमें कि रूट वाला रहता है ना, फैक्टराइजेशन वाला ही क्वेश्चन जिसमें रूट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उसे हम करके दिखाने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस बनाने सीख जाएं। देखिए, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रूट वाला क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और नहीं समझ में आता है, तो ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे बेहतरीन, और थिंकिंग पावर ऐसा आपका बढ़ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लल्लू पल्लू हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले वही रूल है, वही नियम है, वही रूल है, वही नियम है। अब देखिए, आप बारी बारी से सब बुक के क्वेश्चंस को लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चंस जरूर करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगा पूछेंगे। एनसीईआरटी का सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, उसका आंसर ये बगल में,
फिर एक एक्सरसाइज 2.2 भी है आपके CBSE 2022-23 के सिलेबस में, उसका एक्सरसाइज ये और आंसर शीट ये है। अब आ जाते हैं हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चन में। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 1 से लेके 19 तक है और इसका आंसर शीट आपका इधर 20 तक भी है ना, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, आंसर शीट यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं RD शर्मा का एक्सरसाइज 2.1 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस का आंसर 1 से लेके 5 तक का देख लीजिएगा। अब आ जाइए इसका 6 से लेके 13 तक का क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर है। फिर 13 के बाद का क्वेश्चन देखिए, 13 के बाद से लेके 20 तक के क्वेश्चन और ये रहा आंसर। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होमवर्क हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पेन कॉपी लेके उसे सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। कोई वीडियो में अगर आपको लग रहा है कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक भेजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आपको दिया जाए, कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट हो या फिर आपका बुक्स का कोई क्वेश्चंस हो, आप कोई भी नहीं छूटे। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाला पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट बता दीजिए, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो आप एकदम अपना समझे रहने और कमेंट करें, बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।